Hello and welcome. Today at the session on Indian Contract Act, the topic is contract. What is a contract? And the concepts associated with the contract. Contract से related contract क्या है और contract से related terms का meaning क्या है, ये अगर हम जान लिए तो contract का meaning हमको आसानी से पता चल जाएगा. So ये जो बात है ये what is a contract? When इसका मीनिंग हम जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ स्टेजेस हमको चलनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी, कुछ स्टेजेस पार करनी पड़ेगी, तब हमको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आसानी से समझ जाएगा. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेंगे आसानी से विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसे समझने के लिए जितने भी इसके सिंपल रूल्स है, जो भी बातें हैं, ऑफर है, जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे उसको हम एक ही एग्जांपल के ज़रिए आसानी से समझ लेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं ऑफर से. ऑफर शुरुआती तौर पे एक प्रपोजल होता है, एक प्रस्ताव होता है जिससे हम एक प्रस्ताव के तौर पे देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया ऑफर प्रस्ताव. अच्छा, अभी इसका मतलब जो अगर हम देखेंगे, सो ए टेल्स बी that he wants to sell his car to B for ₹5 lakh. इसी में पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ जाएगा. इसी में इसी एग्जांपल के जरिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसे और फिर इसे समझ लेंगे. B says no, he does not want, बात खत्म हो गई. B says yes, he is ready to buy, तो फिर आगे बढ़ेगी. सो यहीं से शुरुआत होती है ऑफर की. मतलब जो ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट की जो पहली स्टेज है वो है ऑफर. ऑफर से शुरुआत होती है, फंडामेंटल है. मतलब ऑफर है, प्रस्ताव है. प्रस्ताव का मतलब ये है कोई चीज़ जो है ए ने, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई प्रस्ताव रखता है, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. सो ये इस हिसाब से कि उसका उस पर एक्सेप्टेंस मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा. सो एक्सेप्टेंस मिला तो आगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़ जाएगी. हमारा जो फोकस है वो है इस एग्जांपल के ज़रिए हम ये समझ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है वो कैसी है. ऑफर को हम समझेंगे. ऑफर मीन्स अभी हमने देखा ए टू बी ने ऑफर किया, बी टू ए ने एक्सेप्ट किया. सो इसका मतलब है ऑफर हो गई है. नाउ लेट अस सी दी ऑफर का मतलब क्या है. कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में व्हेन वन पर्सन इंडिकेट्स, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन shows his intention to do something, okay, his willingness to do something or not to do something with a view to receiving the acceptance. So that is called offer. ये हो गया ऑफर के बारे में. ऑफरर जो है वो प्रपोज करेगा और ऑफरी को प्रपोज करेगा. जैसे कि ये जो शुरुआती एग्जांपल में हमने दिया है वही एग्जांपल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. रूल्स गवर्निंग ऑफर वेरी सिंपल है, क्लियर, सर्टन, कंप्लीट, कंक्लूडिंग, और ये कम्युनिकेट होने चाहिए, क्लियर कम्युनिकेट होने चाहिए. और ये रिवोक भी हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस के पहले अगर करेंगे तो इट इज़ लाइक सिंपल. ये बात है. एक्सेप्टेंस के बाद देयर माइट बी सम resistance, there might be some opposition from the offering, but then you need to just see how best you can convey him the reason of your revocation, a cancellation of offer. Now offer हमने देखा. ऑफर का मतलब है कि कोई चीज़ करना है या नहीं करना है, इसका प्रस्ताव आपने द अदर साइड को देना है. ठीक. एंड द अदर साइड मीन्स बी,
इस एग्जांपल में जो हमने कहा था कि ए बी को ऑफर दिया है अपनी कार 5 लाख में बेचना है बी को, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू कंसेंट बाय द ऑफरिंग, ये हो गई एक्सेप्टेंस, इसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस। बी ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख इस एग्जांपल में है, और फर्स्ट एग्जांपल में 5 लाख रुपीज है, जो भी है, एंड बी एक्सेप्ट इट, व्हेन बी एक्सेप्ट्स हिज ऑफर तो इट इज सेड दैट इट इज एक्सेप्टेंस। सो हमने देखा ऑफर मीन्स ए इज ऑफरिंग टू सेल हिज कार और वॉट एवर इज देयर, सो एंड बी इज एक्सेप्टिंग इट, तो ये हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड प्रॉमिस, नेक्स्ट इज प्रॉमिस, प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस हो जाता है। एंड एग्रीमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप वेयर इन Section 2E of the Indian Contract Act defines every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. It is based on promise. Which agreements are not contract? So ये जानने से पहले हमको ये जानना है कि एग्रीमेंट तक हम आए हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस एंड देन एग्रीमेंट। पहले ऑफर हुई, फिर एक्सेप्टेंस हुआ उसका, फिर वो प्रॉमिस बना, एंड देन एग्रीमेंट का उसके एग्रीमेंट के फॉर्म में वो बनेगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अभी कोई एग्रीमेंट्स, हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट हो सकता है, बट नॉट दैट एवरी एग्रीमेंट्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट्स हो गया, एग्रीमेंट वो कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। इस केस में विच एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जिसमें जस्ट फ्रेंड्स ने कुछ एग्री किया होगा, या 2 फ्रेंड्स ने, 2 पर्सन्स ने कोई चीज़ एग्री करी होगी टू गो टू मार्केट और टू गो टू मूवी, सो ये नहीं आएगा। एंड फंडामेंटल इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये सब देखने के बाद नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अगर समझ गया तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स एंड डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टीज। ये काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ये अगर डिफाइन नहीं करता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर डिसाइड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसको लीगल रिलेशन का फॉर्म देना पड़ेगा। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लीगल, इट विल क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस। सो ये 2 पार्ट्स कैसे इसके इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट के एग्रीमेंट है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना है। एग्रीमेंट के ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, ठीक है, और वो हो जाएगा एग्रीमेंट। एंड द सेकंड पार्ट इंसिस्ट दैट सच एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी को लेके जब वो कोर्ट में जाएंगे, या अपने जो भी राइट्स हैं वो राइट्स अगर वायलेट हो गए तो जिस पार्टी के राइट्स वायलेट हुए एग्रीमेंट में, उस पार्टी को हक रहेगा, राइट रहेगा कोर्ट में जाने का। लीगल उसका लीगली ही इज एंटाइटल टू एनफोर्स सच राइट्स। तो इसीलिए एक पार्ट है एग्रीमेंट का, दूसरा पार्ट है उसको एनफोर्सिबिलिटी का। तो अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने डेफिनेशन देखा। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट होना है एंड एनफोर्सिबिलिटी भी उसकी जरूरी है। अभी एनफोर्सिबिलिटी कैसे आएगी, किस तरह से एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकेंगे? फ्री कंसेंट से आएगी, कॉम्पिटेंट पार्टीज से आएगी, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट होने हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना है, and such agreements are not expressly declared to be void. These things are very important for the purpose of converting agreement into contract. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वो एग्रीमेंट से बनता है, और एग्रीमेंट में जो नेक्स्ट पार्ट है उसका एनफोर्सिबिलिटी को लेके वो इट इज बेस्ड ऑन दिस इश्यूज। So, अभी हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने जाना कि एग्रीमेंट तक हम आए, और एग्रीमेंट ए ने बी को कार बेचने का ऑफर दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया,
ए ने कार बेचने का ऑफर बी को 5 लाख में दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, बी ने 5 लाख रुपए ए को देने हैं, ए ने कार देनी है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसी एग्जाम्पल के जरिए हम ये देखेंगे भी किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इसी कड़ी में एसेंशियल्स जो है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टू द ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तो नंबर 1 ही कि ऑफर होनी है और उसको एक्सेप्टेंस होना है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज नेसेसरी बिकॉज उससे जो कॉन्ट्रैक्ट का सीरियसनेस है वो पता चलेगा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये पता चलेगा। एंड इंटेंशन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ देर इज लैक ऑफ इंटेंशन, अगर इंटेंशन नहीं, एब्सेंट है इंटेंशन इसमें, तो द कॉन्ट्रैक्ट में बिकम अ सिंपल प्रॉमिस, सिंपल प्रॉमिस हो जाएगा और उसको लीगल एक्शन उसमें नहीं ले पाएंगे। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने देखा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड हमने देखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना है, सोशल इश्यूज इसमें नहीं आएंगे। और एंड थर्ड इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हैज टू बी लॉफुल एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन को लेके द रीजन फॉर मेकिंग कंसिडरेशन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बिकॉज it imposes kind of duty on the parties to fulfill the terms of condition of contract। हमने एग्जांपल लिया है, ए ने कार, बी को कार बेचना है 5 लाख में, बी ने 5 लाख रुपए ए को देना है, ए ने बदले में पोजेशन जो है उसका बी को देना है। नाउ कंसिडरेशन कहाँ पे, 5 लाख इज द कंसिडरेशन। दिस इज व्हाट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स कॉम्पिटेंट पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट। कैसे होगी पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज कैसी होगी, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि एज ऑफ मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी एज है 18 ईयर्स प्लस एज पर लॉ जो भी मेजॉरिटी का होगा, देन ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ। इफ ही फुलफिल्स देन ही इज द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी है इस केस में, ए और बी के केस में ए शुड ऑल्सो बी मेजर, साउंड माइंड होना चाहिए उसका, एंड ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड। बी को भी सेम एप्लीकेबल होगा। इफ ए इज 8 years old, no contract will take place. So both have to attain the age of majority, both have to be sound mind, and both should not have been disqualified फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ। मतलब लॉ से उनको मनाही नहीं की है कि आप ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टी ए एंड बी। ए ने अगर बी को ऑफर दिया है कि मैं 5 लाख में कार बेचना चाहता हूँ और बी ने हाँ कहा है उसके लिए कि वो खरीदेगा 5 लाख रुपए में, ये हो गया सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ही, एंड फ्री कंसेंट के साथ होना इससे ज़रूरी है। अगर इसके बीच में कहीं से दबाव आया, ए ने बी को 5 लाख में कार बेचना है लेकिन बी ने उसे, ए ने साथ ही कंडीशन रख दिया है कि तुमको ये लेना ही पड़ेगा, यू हैव टू बाई। व्हाई? बिकॉज बी's son is studying in the class or somewhere in the class where A is the class teacher, or A is having some powers so as to influence the behavior of B. So इन केसेस में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से नहीं माना जाएगा। दोनों के पास कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह का कुछ भी फोर्स नहीं है किसी के भी ऊपर। सो ये फ्री कंसेंट के साथ, फ्री कंसेंट मीन्स द कंसेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सो ये फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे हमने देखा कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी उसका लॉफुल होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट नेचर और एनी सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जांपल ऐसा है कि एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया है, मैं आपको पब्लिक सर्विस में
जॉब दे दूंगा, आप मुझे 20,000 दे दो। ये हो गया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो कंसिडरेशन है या जो इसका ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली अनलॉफुल है। सो ये नहीं आएगा, ये इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा इफ इट इज अनलॉफुल, इफ इट इज हैविंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। इसकी हम बात करें, क्लैरिटी इन टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड डूएबल होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड नॉट मेक द एग्रीमेंट एज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड। सर्टन एग्रीमेंट्स, कोई एग्रीमेंट जिसमें कोई एग्रीमेंट करता है रिस्ट्रेनिंग मैरिज या ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग्स, ये एग्रीमेंट्स जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते। ये शॉर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग के लिए ज़रूरी था ये सेशन। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज ओनली फॉर दैट पर्पस, एंड वी आर गोइंग टू see in the next session we are going to see further provisions of the Indian Contract Act. Thank you very much.